चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पश्चिम बंगाल उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद के पद के अंतर्गत लेसन 3 संध्या सुंदरी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो इसके रचयिता है प्रस्तुत कविता का वाचन करेंगे और इसकी व्याख्याओं को समझेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहायक त्रिपाठी था। मनोरमा देवी से इनका विवाह केवल 15 वर्ष की आयु में हो गया था। ये मतवाला पत्रिका के संपादक थे। कविता की दृष्टि से प्रस्तुत कविता संध्या सुंदरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली कक्षा से लेकर के आज तक आपने कभी भी इस तरह की कविता, काव्य शास्त्रीय नियम के अनुसार ये कविता संध्या सुंदरी मानवीकरण की कविता है। मानवीकरण काव्य शास्त्र की वह प्रवृत्ति है जिसमें कोई कवि किसी निर्जीव वस्तु का सजीव रूप में चित्रण करता है, तो इसे हम मानवीकरण कहते हैं। इनकी प्रस्तुत रचना संध्या सुंदरी के बारे में बता दें कि संध्या सुंदरी में संध्या को एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। ये रचना जो है इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह परिमल से लिया गया है। गूगल के विकिपीडिया के अनुसार परिमल का प्रकाशन 1929 में हुआ था, जबकि भारत कोश हिंदी के ऊपर काम करने वाली एक विशेष संस्था है भारत कोश, उसके अनुसार परिमल का प्रकाशन 1921 में हुआ था। चलिए इस कविता को समझते हैं। इसकी व्याख्या करता हूं मैं। जैसे कि इसके पहले भी बता चुका हूं कि आपको आलोचनात्मक व्याख्या लिखते समय सबसे पहले अवतरण लिखना है। तो जब आप इस कविता का अवतरण लिखिएगा तो आपको उस अवतरण में सबसे पहले लिखना है पाठ का नाम, पाठ के बाद लिखना है कवि का नाम और कवि के बाद लिखना है मूल संकलन। कैसे लिखना है? तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय के संध्या सुंदरी पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी कवि थे। आपको ये भी बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक स्तंभ माना जाता है। स्तंभ मतलब खंबा माना जाता है। छायावाद के बहुत अग्रसर कवि थे, काफी इन्होंने काम किया छायावाद पे, तो लिया गया है। तो आपने अभी तक क्या लिखा कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय की कविता संध्या सुंदरी से लिया गया है। इसके कवि आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता का मूल संकलन परिमल नामक काव्य संग्रह से है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गूगल विकिपीडिया के साथ ही जाएं। इसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि संदर्भ में 5 क पे चर्चा होती है, अर्थात कि यह कविता कौन कहता है, किससे कहता है, क्या कहता है और कब कहता है, इस तरह के विषयों पे चर्चा होती है। जैसा कि मैं आपको इसके पहले भी बताया हूं कि आप संदर्भ लिखते समय मूलतः 4 क पे चर्चा कीजिएगा। तो वो करने के बाद आपको आना है व्याख्या पे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि वो 4 क कौन कौन सा है। ये शॉर्ट की के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी 4 क नहीं 5 क। कौन कहता है, किससे कहता है, कब कहता है, क्यों कहता है और क्या कहता है। आपको संदर्भ में ही लिखना है। कौन कहता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। किससे कहते हैं? पाठकों से कहते हैं। कब कहते हैं? संध्या के बेला में कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो संध्या सुंदरी कविता का मानवीकरण करने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संध्या सुंदरी कविता को एक सुंदर रमणीय स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि इस कविता की व्याख्या को चेक करते समय जो शिक्षक होंगे वो एक वर्ड आपकी व्याख्या में जरूर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आपने ये कहीं ना कहीं लिखा हो कि प्रस्तुत कविता में संध्या सुंदरी का मानवीकरण हुआ है। एक संध्या रूपी रमणीय स्त्री का मानवीकरण हुआ है। इस वर्ड पे जोर दीजिएगा, मानवीकरण। ये वर्ड निकल के आना चाहिए व्याख्या से।
व्याख्या मैं शुरू करता हूँ। दिवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसान, दिवस जोर अवसान, दो शब्दों के मेल से बना है। दिवस मतलब होता है दिन, अवसान मतलब होता है अंत, अर्थात दिन के अंत होने का समय। कौन सा हो सकता है? दिन के अंत होने का समय, अर्थात की संध्या। दिवसान का समय दिवस के अंत होने का समय है। मेघमयी आसमान से उतर रही है। मेघमयी मतलब कि बादलों से ढके हुए आसमान से वह संध्या सुंदरी परी सी, देखने में वो संध्या सुंदरी रमणीय स्त्री कैसी लग रही है? तो परी सी लग रही है। और कैसे उतर रही है? धीरे धीरे धीरे। अब देखिए इस कविता की आलोचना पर हम जाते हैं। ये कविता जिस समय लिखी गई थी उसके आसपास में 1916-1919 में संध्या पर और भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी। उन कविताओं में वेस्टर्न कल्चर को दिखाया गया था। उन कविताओं में दिखाया गया था कि किस तरह से संध्या के आते ही डिस्को वगैरह खुल जाते हैं, पब वगैरह खुल जाते हैं, जो रात्रि है और अधिक जो है रमणीय लगने लगती है। मगर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में संध्या सुंदरी को हमारी परंपरागत संस्कृति से जोड़ कर देखा गया है। चलिए अगले पंक्ति की तरफ चलते हैं। आगे कवि ये कहते हैं कि तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर अंचल फिर दो शब्दों के मेल से बना है। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात अंधेरा वाला क्षेत्र, अर्थात कि आकाश। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आभास, कि आकाश में कहीं भी चंचलता का आभास मतलब बोध नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, अधर का अर्थ होता है ओठ। किसके ओठ जो है मधुर मधुर है? तो संध्या सुंदरी के ओठ जो है वो मधुर है, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में किस तरह से संध्या सुंदरी को परंपरागत संस्कृति के साथ जोड़कर दिखाया गया है कि संध्या सुंदरी आ तो रही है मगर बाकी कवियों की तरह उसके ओष्ठ जो है वो जो है अच्छे तो हैं, मधुर तो हैं, मगर गंभीर हैं। भारतीय संस्कृति का वो परिचायक है। हंसता है तो केवल एक तारा गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय रानी का वह करता है अभिषेक। कविता की इन पंक्तियों में निराला कहते हैं कि संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी अंचल में कहीं कोई हलचल का आभास नहीं दिखाई पड़ता। उल्लेखनीय है कि संध्या सुंदरी के दोनों अधर जो है, होठ जो है वो मधुर तो है, किंतु उन होठों पे हास विलास का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ता। उनके रात्रि रूपी काले काले बालों, मतलब कि सब संध्या सुंदरी रूपी जो रमणीय स्त्री है, गुथा है उन घुंघराले काले काले बालों में हृदय एक तारा है। हंसता है केवल एक तारा, केवल एक ही तारा दिखाई देता है जो संध्या तारा है। मतलब यहाँ पे कवि ये स्वीकार करते हैं कि जो संध्या तारा है वो संध्या तारा नहीं, बल्कि इस घुंघराले घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ एक हेयर क्लिप है। हृदय राजरानी का वह करता अभिषेक, मतलब हृदय से अपने राजरानी अर्थात कि रमणीय स्त्री जो है संध्या सुंदरी उसका स्वागत कर रहा है। आलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छां से अंबर पथ से चली। अर्थात कि संध्या सुंदरी जब आ रही है तो संध्या सुंदरी के साथ उसकी सखी नीरवता भी आ रही है। यह प्रश्न 2016-2014 में 2 बार लगातार पूछा गया है उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं में कि संध्या सुंदरी के साथ कौन आ रहा है। तो संध्या सुंदरी के साथ उनकी सखी नीरवता आ रही है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरह से आ रही है, तो संध्या सुंदरी के कंधे पर हाथ डालकर उसकी सखी आ रही है। चलिए व्याख्या की तरफ जाते हैं। कविता की प्रस्तुत पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि ये बतलाना चाहते हैं कि संध्या सुंदरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह आलस्य की कोमल लता के समान है। अपनी सखी नीरवता के कंधे पर हाथ डालकर वह छाया रूपी पथ से, आसमान के छाया रूपी पथ से आगे आ रही है। इस पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि संध्या सुंदरी कविता में प्रकृति का रमणीय चित्रण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि छायावाद एक ऐसी काव्य धारा है जिसमें सुंदरता का चित्रण तो है मगर प्रकृति के माध्यम से। आपको अगर ये पंक्ति आती है कि आलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बा, छात सी अंबर पथ से चली, तो आप इसकी व्याख्या कैसे लिखिएगा? आपको लिखना है कि प्रस्तुत सबसे पहले अवतरण लिखना है, फिर संदर्भ लिखना है और व्याख्या में तो आपको बता देते हैं क्या लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
संध्या रूपी रमणीय स्त्री के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहती है कि संध्या सुंदरी जो है आलसता की लता सी लग रही है, किंतु वह कोमलता की कली है। सखी निरवता के कंधे पर डाले बाँ, अर्थात कि संध्या सुंदरी जिस अंबर पथ से अर्थात कि आसमान के रास्ते आ रही है, छाया जहाँ पर चारों तरफ अंधकार है, वहाँ अपनी सखी निरवता को भी अपने साथ लेकर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विशेष मैं पूरी की पूरी कविता का एक ही विशेष बतला दूंगा आपको। विशेष सारा का सारा एक होगा, जैसे कि विशेष हेडिंग मारने के बाद आपको 1 नंबर विशेष में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति खड़ी बोली हिंदी में रचित है। दूसरा नंबर विशेष लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वो गे शैली में रचित है। उसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है कवित छंद में रचित है, और प्रस्तुत पंक्ति जो है उसमें तुकांत छंद है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अलंकार वगैरह भी लिख सकते हैं, मगर मैं अभी आपको सलाह नहीं दूंगा अलंकार लिखने का। चलिए इसके बाद की पंक्ति मैं देखता हूं। आगे आते हैं। किंतु कोमलता की वह कली सखी निरवता के कंधे पर डाले बा छा से अंबर पथ से चली। इसके बाद नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा। अभी मैं आपकी इसकी आलोचना जब मैं आपको बता रहा था तो यह स्पष्ट किया था कि ये कविता जब लिखी गई थी तो इसके पहले भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी जिसमें संध्या का चित्रण हुआ था, और ये बताया गया था कि जब संध्या सुंदरी आती है तो पूरा प्रकृति जो है रमणीय हो जाता है। मगर ये जो है वो सारी कविताएं जितनी थी वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई कविताएं नहीं थी। उसमें एक वेस्टर्न कल्चर को दिखाया गया था, विदेशी संस्कृति को दिखाया गया था। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं कवि सौंदर्य, सुंदरता, मानवीकरण के अलावा भारतीय संस्कृति को भी दिखाना चाहता है, और कहता है कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, कि संध्या सुंदरी के आने से उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती है। ये एक प्रक्रियावादी स्वरूप लिखी गई कविता है कि कोई कविता लिखा था, फिर हम उसके प्रति उत्तर में कोई कविता लिख रहे हैं। कि वो कवि लिखा कि वो जो संध्या सुंदरी आती है तो अपने हाथों में वीणा बजाती है, तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। बात को ध्यान से समझिएगा। कवि ये चाहते हैं कि श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, कि श्रम और विश्राम के बीच एक काल्पनिक रेखा हो जो संध्या हो, अर्थात कि दिन भर काम करने के बाद जब संध्या का आगमन हो तो व्यक्ति विशेष को आराम करने का समय मिले। अगर संध्या के समय भी हाथों में वीणा बजने लगे, अगर आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाए, डिस्को में चले जाए, पब में चले जाए, तो फिर आप आराम कब कीजिएगा। तो भारतीय संस्कृति के साथ निराला आपको जोड़ना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं बजती उनके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग विलाप, किसी तरह का कोई प्रेम संगीत, अनुराग राग आलाप, कोई प्रेम संगीत नहीं बजता। नुपुर में भी रुनझुन नहीं, मतलब संध्या सुंदरी के पाँव में जो घुंघरू है वो भी, उस घुंघरुओं की भी आवाज नहीं आती। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, एक अव्यक्त जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता है, बस वही एक शब्द सुनाई देता है, चुप चुप चुप। अर्थात श्रम विश्राम। फिर से वहीं पे आते हैं हम कि संध्या सुंदरी कविता के माध्यम से कवि आपको बतलाना चाहता है कि सारे दिन की थकावट को दूर करके भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए अब चुप 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 शब्द का गूंज हो और सारी प्रकृति शांत हो जाए। है गूंज रहा सब कहीं और सारी जगह पे यही शब्द गूंज रहा हो। कहाँ कहाँ? व्योम मंडल में। व्योम मंडल अर्थात व्योम मंडल मतलब होता है व्योम, व्योम मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, जगती तल में, धरती में, सोती शांत सरोवर पर, सरोवर मतलब नदी में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमली दल पर, अमल मतलब होता है स्वच्छंद, कमलिनी दल मतलब कमल फूल के समूहों पर, सौंदर्य गर्वित, सौंदर्य के गर्व में चूर चूर, सौंदर्य गर्वित सरिता नदी, सरिता के अति विस्तृत विच्छल में, अतः सौंदर्य से भरी हुई जो नदी है उसके सबसे भीतरी भाग में भी एक ही शब्द गूंज रहा है, चुप चुप चुप। धीर भीर गंभीर शिखर पर, ऐसा शिखर, पर्वत का ऐसा शिखर जो धीर है, गंभीर है, उस शिखर पर भी, शिखर पर वही शब्द गूंज रहा है, चुप चुप चुप। हिमगिरी अटल अंचल पर, हिमगिरी मतलब हिम से घिरे हुए पर्वत के सबसे ऊंचे अंचल पर,
अंचल पर, उत्त्राल तरंघात प्रलय गर्जन जलद प्रबल में, कि समुद्र में उठने वाले उत्त्राद जो ऊंची ऊंची तरंग घात है, लहरों का जो घात है, जलधि, जलधि का मतलब होता है जल को धारण करने वाला, पर्यायवाची शब्द है समुद्र का, समुद्र प्रबल में, वहां भी एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, मतलब समुद्र के सबसे ऊंचे उठने वाले लहरों में भी एक शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप, क्षितिज में, मतलब जहां धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये सारे बताए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ चुप 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 शब्द गूंज रहा है, मतलब क्षितिज में गूंज रहा है, जल में गूंज रहा है, नभ में गूंज रहा है, अनिल में गूंज रहा है, अनिल मतलब वायु होता है, अनल में गूंज रहा है, अनल मतलब अग्नि में गूंज रहा है गूंज रहा सब कहीं, सब जगह यही गूंज रहा है, और क्या है, कुछ नहीं, इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं गूंज रहा है। कहाँ कहाँ गूंज रहा है, तो आपको शुरू होता है व्योम मंडल में, मतलब वायुमंडल में, जगती तल में मतलब धरती पर, शांत सरोवर में अर्थात कि नदी तालाब में, कमल के दलों पर, हिमगिरी पर मतलब कि पर्वतों पर, और समुद्र में उठते सबसे ऊंचे लहरों पर। क्या शब्द गूंज रहा है, चुप चुप चुप। एक बार फिर से बताते हैं कि इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि श्रम और विश्राम के बीच में एक काल्पनिक रेखा होनी चाहिए, और संध्या जो है प्रतीक चिन्ह होना चाहिए शांत होने का, आराम करने का, जीवन की एक नई शुरुआत करने का, कि संध्या के बाद आप सो जाएं और फिर अगले दिन के लिए तैयार हो। मगर कई सारे वेस्टर्न सभ्यता में ऐसा नहीं होता। संध्या जो होता है वो परिचायक चिन्ह होता है कि किस तरह से हम जो है एक बार फिर से आगे बढ़ें, मतलब कि डिस्को पब इत्यादि की संस्कृति में जाए। मगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन सारी संस्कृति का विरोध करते हुए आगे बढ़ने की, शांत होने की, सोने की बात कहते हैं। कवि कहते हैं, मदिरालय की वह नदी बहाती आती। मदिरालय का संबंध यहाँ नींद से है, कि जिस प्रकार मदिरा का पान करने के बाद, अर्थात कि वाइन का पान करने के बाद, अर्थात कि दारू का पान करने के बाद हमें नींद आता है, तो ऐसा लगता है कि संध्या सुंदरी भी अपने साथ मदिरालय की एक नदी बहाती आती है, थके हुए जीवों को वह सहस्ने सुलाती। देखिए यहाँ से भाव आ रहा है कि किस तरह से संध्या सुंदरी आपको सुलाना चाहती है, आराम देना चाहती है। प्याला एक पिलाती, एक प्याला आपको पिलाती है, सुलाती उन्हें अनघट पर अपने, अनघट मतलब होता है गोद में, अंक पर अपने या अनघट पे अपने, कुछ जगह पे अनघट लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह पे गोद लिखा हुआ मिलता है, अंक पर अपने दिखलाती फिर विस्मृति के वे कितने मीठे, विस्मृति अर्थात होता है बीते हुए दिनों के कितने अच्छे मीठे मीठे सपने जो है संध्या सुंदरी दिखाती है। मतलब यहाँ पे फिर से एक बार बोल दें कि प्रस्तुत कविता में संध्या का मानवीकरण हुआ है। अगर यही पंक्ति आपको लिखने के लिए आलोचनात्मक व्याख्या में मिलती है कि वह मदिरालय की नदी बहाती आती, तो आप कैसे लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह कहना चाहते हैं कि जैसे ही संध्या का आगमन होता है तो ऐसा लगता है कि संध्या अपने साथ एक मदिरालय की नदी बहाते आती है, अर्थात कि संध्या के आने के बाद हमारी आंखें जो है वो भारी होने लगती है। ऐसा लगता है कि हम मदिरा का पान कर चुके हैं, थके हुए जीवों को वह सहसने प्याला एक पिलाती, जो जीव जो है दिन भर काम करके थक गए हैं उसे एक प्याला पिलाती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, मतलब अपने गोद में जो है प्रकृति जो है संध्या सुंदरी रूपी रमणीय स्त्री जो है अपने गोद पर सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृति के कितने मीठे सपने, और फिर हमें बीते दिनों के कितने मीठे मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि, आगे बढ़ते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कि जैसे ही आधी रात बीतती है तो वह संध्या सुंदरी कहीं गायब हो जाती है और फिर सुबह का आगमन होता है, इसलिए संध्या सुंदरी गायब हो जाती है। कवि का बढ़ जाता अनुराग, और इसी कारण कवि का प्रेम जो है संध्या सुंदरी के प्रति प्रेम भाव जो है वो बढ़ जाता है। बिरह कुल कामनी कंठ से, बिरह कुल मतलब होता है कि चिड़ियों के कुल से, कामनी कंठ से, उनके कंठ से, सुंदर कंठ से, कामिनी मतलब होता है सुंदर कंठ से आप निकल पड़ता एक विहाग। यहाँ पर विहाग का मतलब गीत होता है, मगर यहाँ पर विहाग का मतलब होगा सम्मान गीत। मतलब संध्या सुंदरी के इस निश्चल प्रेम को देखते हुए कवि के हृदय से अपने आप संध्या सुंदरी के लिए एक सम्मान गीत निकल जाता है। सबसे पहले इस किसी भी पंक्ति की अगर व्याख्या दी जाए, किसी भी पंक्ति की, पूरे कविता में से किसी भी पंक्ति की व्याख्या हो,
आलोचनात्मक व्याख्या, तो आपको सबसे पहले अवतरण हेडिंग मारना है और अवतरण के अंतर्गत आपको पाठ का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है और मूल संकलन लिखना है। पाठ का नाम होगा संध्या सुंदरी, कवि का नाम होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मूल संग्रह जो है वो होगा परिमल नामक काव्य संग्रह से। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपको हेडिंग मारना है संदर्भ, जिसमें आपको बताना है कौन कहता है, किससे कहता है, कब कहता है, क्यों कहता है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, जो भी मैं भी आपको व्याख्या समझाया हूँ। चूंकि खड़ी बोली हिंदी की व्याख्या है तो बाकी व्याख्या से, अर्थात कि तुलसीदास कह लीजिए या कबीरदास की व्याख्या से ये सरल होती है। हालांकि कबीरदास की भी व्याख्या कोई खासी कठिन नहीं होती है। इसके बाद आपको विशेष हेडिंग मारना है और विशेष हमेशा नंबर वाइज लिखा जाता है। 1 नंबर में भाषा आपको लिखना है, 1 नंबर में आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति खड़ी बोली हिंदी में लिखा हुआ है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी में है। इसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति गेय शैली में रचित है। गेय शैली उसे कहते हैं जिसे गाया जा सकता है। इसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में जो है प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, अर्थात इस पंक्ति में प्रकृति मानवीकरण का गुण दिखाई देता है। और इसके बाद आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है में तत्सम शब्दों का समावेश है। प्रस्तुत पंक्ति में तत्सम शब्दों का समावेश है। बस इतना ही, कम से कम 3 ही अगर आप लिखते हैं। इसके अलावा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में तुकांत जो है छंद है, तुकांत छंद है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इस व्याख्या को आप कंप्लीट कीजिए और यहाँ पे आपका यह चैप्टर जो है संध्या सुंदरी ये समाप्त हुआ। थैंक यू।